हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश आपका शशांक आईएएस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। मैंने आपको संघ की विधायिका पढ़ाया। संघ की विधायिका का अर्थ होता है देश के लिए कानून बनाना, और देश के लिए कानून कौन बनाती है? संसद। तो संसद ने कानून बना दिए हैं। अब जो संसद ने कानून बनाए हैं उनको लागू भी तो करना जरूरी है। तो लागू करती है संघ की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन। तो आज हम संघ की कार्यपालिका पढ़ने जा रहे हैं, और संघ की कार्यपालिका में हमें पढ़ना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो सबसे पहले आज जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है संघ की कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी जल्दी लाइव शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए सभी बच्चे। तो आज आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का फोटो। तो यही भारत के राष्ट्रपति हैं। लेकिन हमें नाम से नहीं जाना, हमें पद से मतलब है, संवैधानिक पद से मतलब है। यानी राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं, महाभियोग क्या चीज है, आज हम जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में। संवैधानिक उपबंध बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ही जरूरी क्लास है। तो सबसे पहले किसी भी बच्चे को अगर डिटेल में मेरा बैच चाहिए तो आज ही अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करें शशांक आईएएस चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस शशांक आईएएस चैनल पर आपका हिस्ट्री पॉलिटी का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, वो भी इतनी कम फीस में। और सबसे बड़ी बात है केवल और केवल 799 रुपये में ये बैच है। 799 में 799 इतनी कम फीस में इंडियन पॉलिटी मिल रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स और पेपर 2 के लिए। तो बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी एग्जाम, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, चाहे केंद्र का एग्जाम हो, सारे एग्जाम दे सकते हो केवल 799 में। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत का राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो स्टार्ट है वो है संघ का शासन। यानी अब हम पढ़ा रहे हैं संघ की कार्यपालिका। इसको हम संघ का शासन भी कह सकते हैं, संघ की कार्यपालिका। और संघ की कार्यपालिका में कौन कौन होता है आप जान सकते हो। संघ की कार्यपालिका में सबसे ऊपर होता है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा होता है उपराष्ट्रपति। भूल मत जाना, यह प्रश्न आ जाता है कि संघ की कार्यपालिका में निम्न में से कौन नहीं है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का ही भाग होता है। तो संघ के शासन में संघ की कार्यपालिका के जो अंग हैं वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो सबसे पहले जो आज हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है भारत का राष्ट्रपति। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, लोक सेवा आयोग हो, संघ लोक सेवा आयोग हो, या कोई भी छोटा मोटा एग्जाम हो, यहां से डायरेक्ट प्रश्न बन ही जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का विवरण है। अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत का जो एक राष्ट्रपति है वो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि उसका पद खाली हो जाए। तो अनुच्छेद 65 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा। यानी कि राष्ट्रपति इनकेस बाहर चला गया तो उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करेगा और राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा। अनुच्छेद 65 में ही लिखा हुआ है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालेगा। यानी राष्ट्रपति होगा तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालेगा। और अनुच्छेद 65 में ही लिखा हुआ है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत का मुख्य न्यायाधीश तीनों अनुपस्थित हैं तो उच्चतम न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। यानी सीधी सीधी बात यह है कि अनुच्छेद 52 में लिखा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो पद हमेशा होगा, इंसान भले ही कोई हो तो पद हमेशा होगा। अगर वो नहीं होगा तो कोई और होगा, लेकिन राष्ट्रपति का पद हमेशा भरा जाएगा। अब बात आती है, क्या ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति का पद काफी दिन तक खाली हुआ हो? ऐसा नहीं है। 1958 में जब हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रशिया गए थे 15 दिन के लिए, तो उस वक्त उपराष्ट्रपति
सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कार्यभार संभाला था। और 1960 के दशक में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही भारत में नहीं थे, तो उस वक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने कार्यभार संभाला था। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश देश में ना हो और उच्चतम न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ने कार्यभार संभाला हो। तो अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर हम बेसिक फैक्ट की बात करें तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऐसे राष्ट्रपति कौन से थे जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और बाद में जाकर राष्ट्रपति बने। लोकसभा अध्यक्ष जो भारत के राष्ट्रपति बने, नीलम संजीवा रेड्डी। तो नीलम संजीवा रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष थे, बाद में जाकर वो भारत के राष्ट्रपति बने। ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए? तो निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी। तो ये बेसिक सी जानकारी है। आइए देखते हैं संवैधानिक पद क्या कहता है, संवैधानिक उपबंध क्या है। तो सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति दिया हुआ है। अभी तक हमने भाग 4A तक पढ़ा दिया है, यानी कि सबसे पहले देश, उसके बाद देश में रहने वाले नागरिक, तीसरे भाग में उनके अधिकार, चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य। अब हम भाग 5 पढ़ा रहे हैं और भाग 5 में राष्ट्रपति का पद दिया हुआ है और इसका जो विवरण है वो अनुच्छेद 52 से 78 तक दिया हुआ है। यानी राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति की शपथ, सारे अनुच्छेद कराए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संघ के शासन की, राष्ट्रपति की, भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति भारत का मुखिया होता है, यानी भारत के संविधान में इससे ऊंचा कोई भी पद नहीं है। यानी संविधान सबसे ऊपर है, लेकिन संविधान ने सर्वोपरि संसद को बताया है कि सर्वोपरि संसद ही होगी, लेकिन सर्वोच्च राष्ट्रपति होगा, इससे ऊंचा कोई पद नहीं है। अगर सिंगल पद की बात करें तो भारत का मुखिया होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही भारत का प्रथम नागरिक होता है। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति। बेसिक सी चीज है, सभी को आनी चाहिए, क्योंकि वरीयता के क्रम में राष्ट्रपति को संविधान ने सबसे पहली वरीयता दी है। राष्ट्रपति सर्वोच्च है, सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल्स राष्ट्रपति के हैं, सारी योजनाएं राष्ट्रपति के नाम से चलती हैं। उसके बाद राष्ट्रपति को सबसे बड़ा घर, सबसे ज्यादा सैलरी, सबसे ज्यादा अलाउंस मिलते हैं और क्रम के हिसाब से राष्ट्रपति को पहली वरीयता दी गई है। तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इसकी जो वाइफ होती हैं वो भारत की पहली महिला नागरिक होती हैं। उपराष्ट्रपति दूसरा, प्रधानमंत्री तीसरा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इस तरीके से क्रम वाइज लगाया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। और हम अभी संघ की कार्यपालिका ही तो पढ़ा रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये संघ की कार्यपालिका पढ़ा रहा हूं। और भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। सीधा पेपर में आएगा कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, या फिर आएगा भारत की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति हुआ, क्लियर है ये। लेकिन ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, नाम मात्र के लिए कार्यपालिका का अध्यक्ष। पेपर में आएगा कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति, याद रखना। पेपर में आएगा नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के नाम पर सारे कार्य होते हैं, करता कुछ नहीं है वो। भारत सरकार के, भारत के सभी कार्य, सभी डिसीजन भारत के राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, नाम पर होते हैं, इसलिए नाम मात्र का है ये, है यही सबसे ऊपर कार्यपालिका का अध्यक्ष, लेकिन नाम मात्र के लिए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है। वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। क्लियर है या नहीं है?
वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्योंकि सारे काम करता कौन है भारत सरकार के? भारत के प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो अगर पेपर में आएगा कि भारत की कार्यपालिका किसमें निहित है? राष्ट्रपति। नाम मात्र की कार्यपालिका किसमें निहित है? राष्ट्रपति। वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? भारत का राष्ट्रपति। सॉरी, वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। क्लियर है? तो ये बेसिक सी जानकारी थी। उसके बाद भारत का राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का अध्यक्ष होता है। ही इज द चीफ कमांडर, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। सशस्त्र सेनाओं का जो अध्यक्ष है वो भारत का राष्ट्रपति है, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सबका हेड भारत का राष्ट्रपति है। क्लियर है या नहीं? सबका हेड भारत का राष्ट्रपति है। उसके बाद अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति की, तो सबका हेड तो है ही तीनों सेनाओं का, सभी सेनाओं का। आपने 26 जनवरी की परेड में देखा होगा। 26 जनवरी की परेड में आर्मी आती है, परेड में एयरफोर्स, नेवी सब आते हैं, सभी भारत के राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। टैंक आएगा तो उसकी नाल भी नीचे उड़ जा, जब टैंक आते हैं आर्म्ड के तो टैंक की नाल भी राष्ट्रपति के सामने झुक जाती है। क्यों? क्योंकि वो सशस्त्र सेनाओं का अध्यक्ष होता है। एयरफोर्स के जब फाइटर प्लेन आते हैं, कोई अवंतीपुरा से आ रहा है, कोई जोधपुर से आ रहा है, तो अलग अलग जगह से भारत के जब फाइटर प्लेन आते हैं 26 जनवरी की परेड में, तो सीधे आके वहीं मिलते हैं। और आपने देखा होगा जहां राष्ट्रपति बैठा होता है वहां टिल्ट हो जाते हैं, क्योंकि कमांडर वहां बैठा होता है। और 26 जनवरी की परेड में आप एक चीज देखना, सेना अध्यक्ष आएगा, आर्मी का जनरल, एयर चीफ मार्शल आएगा, एयरफोर्स का, नेवी का एडमिरल आएगा। तीनों की गाड़ी की जो लाल बत्ती होती है वो ढकी हुई होती है। क्यों? क्योंकि कमांडर बैठा हुआ है, वो लाल बत्ती नहीं लगा सकते। तो राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का अध्यक्ष होता है, वही युद्ध की घोषणा करता है और वही शांति की घोषणा करता है। याद रखना, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के हमारी भारत की फौज सीमाएं क्रॉस नहीं कर सकती। लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र के लिए है। अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को बाउंड कर देता है, बाध्य कर देता है कि आप मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे। यानी मंत्रिपरिषद जो कहेगी वो राष्ट्रपति को करना होगा। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब शक्तियां पढ़ाएंगे। तो राष्ट्रपति के नाम पर काम हो रहे हैं, कर रहा राष्ट्रपति है, पर पीछे कौन है? मंत्रिपरिषद करवा रही है। तो सशस्त्र सेनाओं का अध्यक्ष होता है। उसके बाद भारत की संसद के लोकतंत्र में वह नाम मात्र का प्रमुख है, यानी हमारी जो शासन व्यवस्था है उसमें वो नाम मात्र का प्रमुख है। और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख भी है। तो ये राष्ट्रपति के बेसिक फीचर्स हो गए। देश का मुखिया, भारत का प्रथम नागरिक, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष, सारे काम इसी के नाम पर होते हैं, पर पीछे मंत्रिपरिषद करवाती है, जो वो कहेगी वो करना पड़ेगा। सशस्त्र सेनाओं का अध्यक्ष। ये बेसिक जानकारी हुई भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद राष्ट्रपति के जो घर का नाम है वो राष्ट्रपति भवन है, यानी राष्ट्रपति के घर का नाम राष्ट्रपति भवन है, लेकिन असल में उसको रायसेना हिल भी कहा जाता है। असल में राष्ट्रपति भवन को रायसेना हिल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अरावली की पहाड़ियां सुनी होंगी, इसके पीछे एक छोटा सा ऐतिहासिक रीजन है। आपने अरावली की पहाड़ियां सुनी होंगी। अरावली की पहाड़ियां गुजरात से शुरू होती हैं, गुजरात से शुरू होती हैं और गुजरात से शुरू होके वो राजस्थान में जाती हैं। पूरे राजस्थान में आप जो पहाड़ियां देखोगे वो अरावली की हैं। और जो सबसे ऊंची जो चोटी है उसको बोलते हैं गुरु शिखर, माउंट आबू में गुरु शिखर, जो राजस्थान में पड़ती है। उसके बाद वो फरीदाबाद में जाते हुए दिल्ली में समाप्त हो जाती हैं। जहां दिल्ली में समाप्त होती हैं उसी को कहा जाता है रायसेना। ऐसा कहा जाता है मान्यताओं के हिसाब से कि यहाँ एक राजा का राज था जिसका नाम था रायसेना। तो अब जैसे जाओगे गुजरात में पहाड़ दिखेंगे वो अरावली के हैं, आप जाओगे राजस्थान में अरावली के पहाड़ है। सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में है गुरु शिखर, और जहां ये खत्म होती है वहां दिल्ली में खत्म होती है, वहां एक राजा का शासन हुआ करता था जिसका नाम था रायसेना। अब राजाओं का तो शासन खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। जब ब्रिटिश सरकार आई तो ब्रिटिश सरकार ने अपने आर्किटेक्ट एडवर्ड लुटियन से कहा कि वायसरॉय के लिए एक बढ़िया सा भव्य महल बना कर दो, एक बढ़िया सा घर बना के दो। तो एडवर्ड लुटियंस ने, जो इनके आर्किटेक्ट थे ब्रिटिश सरकार के, उन्होंने
उसी इस जगह पर रायसीना हिल पर एक भव्य इमारत बनाकर तैयार कर दी, जो वायसरॉय हाउस कहा गया। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और उस भव्य बिल्डिंग को हम किसको देते, तो हमने उसको बनाया राष्ट्रपति भवन। इसीलिए उसको रायसीना हिल भी कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन में वर्तमान में 340 कमरे हैं, 340 रूम्स हैं राष्ट्रपति भवन में, याद रखना। सोचिए 340 कमरों का सबसे बड़ा घर तो भारत का प्रमुख है। सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल, मुगल गार्डन, कैवेलरी का अर्थ है केवल राष्ट्रपति को विश्व में कैवेलरी मिलती है, घुड़सवारी सेना मिलती है। देखा होगा 26 जनवरी की परेड में जब राष्ट्रपति निकलता है तो उसके साथ साथ घोड़े चलते हैं, उसी को कैवेलरी कहा जाता है। अब 340 कमरे हैं राष्ट्रपति भवन में, याद रखना। तो ये हमने राष्ट्रपति के बारे में बेसिक जानकारियां जानी। असल में जो यूपीएससी स्टेट पीएससी में जो प्रश्न आते हैं उसके पावर से आते हैं और यहां से भी आ सकते हैं। आइए देखते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना होगा तो मैं सभी के कमेंट्स पढ़ लूंगा जब क्लास लाइव होगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। अभी असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हुआ है जिसमें बच्चों ने उड़ा के रख दिया पेपर को, मजा आ गया। बच्चों ने कहा सर मजा आ गया, आपके नोट से ही आया है। तो सोचो फ्री में चल रहा है, मजा आ रहा है, पढ़िए। आइए बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए शशांक IAS, उसमें पूरा बैच है, डिटेल सीक्वेंस से वीडियोस है। अब बात करते हैं, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना होगा तो आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली बात, ठीक है। और कैसे भी नागरिक हो, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक तौर पर, कैसे भी हो, वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। इसका अर्थ सोनिया गांधी भी राष्ट्रपति बन सकती है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन अमेरिका में जन्मजात ही भारत का राष्ट्रपति बनता है। जो अमेरिका में जन्मेगा और वो नागरिकता लेगा वही राष्ट्रपति बनेगा। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, पागल या दिवालिया ना हो, बस पागल ना हो और दिवालिया ना हो। तीसरा, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कहीं भी लाभ ना ले रहा हो। लाभ का पद का अर्थ है कहीं केंद्र या राज्य सरकार में स्थायी नौकरी ना कर रहा हो, 56 पदों को छोड़कर। उसके बाद है लोकसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 कूट दे देंगे, 4 कथन दे देंगे, इनमें से कौन सा सही है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो कम से कम पूरी हो, वो कम से कम पूरी हो। तो वही योग्यता है, भारत का नागरिक, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, 25 साल का होना चाहिए। तो ये तो 35 साल है, तो आराम से वो पूरी कर लेगा। तो लोकसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए, याद रखना, लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 ईयर, 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। अब मान लीजिए कोई भारत का नागरिक है, पागल नहीं है, दिवालिया नहीं है, लाभ के पद पर भी नहीं है और लोकसभा सदस्य की योग्यता भी रखता है, तो क्या वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। अब लोकसभा के कम से कम, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के कम से कम 50 सदस्य उम्मीदवार को प्रस्तावित करते हैं। यानी लोकसभा के कम से कम 50 सदस्य लिख कर देंगे कि हमारी तरफ से उम्मीदवार ये है। जैसे कि जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने तो बीजेपी के 50 सांसद, कम से कम 50 होने चाहिए, बीजेपी के 50 सांसदों ने लोकसभा से रामनाथ कोविंद का नाम प्रस्तावित किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा के 50 सदस्य उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित करते हैं। तो कौन करता है, अगर प्रश्न आ जाएगा कि राष्ट्रपति का नाम कौन प्रस्तावित करता है, तो लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति का नाम प्रस्तावित करते हैं। क्लियर है या नहीं? बिल्कुल। लेकिन अब प्रस्तावित कर दिया, उसके बाद राज्यसभा के 50 सदस्य अनुमोदन करेंगे कि हां हमारा भी यही उम्मीदवार है। क्लियर है? और ये किस लिए किया गया है? ये इसीलिए किया गया है कोई ऐरा गैरा, नत्थु खेरा कोई राष्ट्रपति के चुनाव में ना खड़ा हो जाए, यानी कोई भी नॉन सीरियस कैंडिडेट राष्ट्रपति का चुनाव ना लड़ ले। नहीं तो ऐसे तो
मान लीजिए कोई भी है, मान लीजिए राखी सावंत है या फिर सलमान खान है, कोई भी, बहुत सारे लोग हैं, भारत के नागरिक है, पागल नहीं है, दिवालिया नहीं है, लाभ के पद पर भी नहीं है और लोकसभा सदस्य की योग्यता भी रखते हैं, तो वो भी चुनाव में खड़े हो जाएंगे। कल आप भी खड़े हो जाओगे, इतने सारे लोग चुनाव में खड़े हो जाएंगे राष्ट्रपति के लिए, तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। एक पद है, 80 भारत की 50% जनसंख्या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही है, तो कोई भी नॉन सीरियस कैंडिडेट राष्ट्रपति के चुनाव में ना खड़ा हो जाए। इसीलिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्य प्रस्तावित करेंगे। मान लीजिए मैं खड़ा हूं, तो लोकसभा में मुझे 50 सदस्य जानते ही नहीं, तो मुझे कौन प्रस्तावित करेगा? तो प्रस्तावित कौन करता है? लोकसभा। अनुमोदन कौन करता है? राज्यसभा। और 50-50 होने चाहिए। इसलिए पार्टियां अपना उतारती हैं उम्मीदवार, कि कांग्रेस ने इसको उतारा राष्ट्रपति के चुनाव में, बीजेपी ने इसको उतारा। अब मान लीजिए आप चुनाव लड़ने गए राष्ट्रपति का, भारत के नागरिक हो, पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, लोकसभा सदस्य की योग्यता भी रखते हो और लोकसभा के 50 सदस्यों ने, बीजेपी से आप काफी पुराने बीजेपी के सदस्य हो और बीजेपी को बहुत आपने सींचा है खून पसीने से पार्टी खड़ा करने में, पार्टी के कार्यकर्ताओं बहुत जबरदस्त, और बीजेपी ने 50 सांसदों ने आपको प्रस्तावित कर दिया उम्मीदवार के लिए और राज्यसभा के 50 सांसदों ने अनुमोदन कर दिया, तो क्या आप चुनाव लड़ सकते हो राष्ट्रपति का? अभी भी नहीं लड़ सकते। उसके बाद उम्मीदवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में यानी आरबीआई में 15,000 रुपए जमानत के रूप में भरने पड़ेंगे। उसके बाद उम्मीदवार को 15,000 रुपए आरबीआई में जमानत के रूप में भरने पड़ेंगे। अब भर दिए। जब चुनाव हुआ और मान लीजिए 3 कैंडिडेट चुनाव में खड़े हुए थे और तीनों को 100 वोट मिली, कितनी टोटल 100 वोट मिली तीनों को, किसी को 20 किसी को 30 जो भी है, 100 वोट मिली, तो चुनाव होने के बाद कुल मतों का 1/6 मत लाना जरूरी है। अगर अब 1/6 कितना हो गया? 17 मान लीजिए, 17 वोट तो चाहिए ही चाहिए तीनों उम्मीदवारों को, नहीं तो जमानत जब्त हो जाएगी। हारे जीते उससे कोई मतलब नहीं। 15,000 वापस नहीं मिलेंगे, बेइज्जती भी होगी कि जब तुम्हें 1/6 मत भी नहीं, जब तुम्हें 1/6 लोग भी नहीं जानते थे तो चुनाव लड़े क्यों? याद रखना, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। उसके बाद लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो, 35 साल का हो, लोकसभा के 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित हो, राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित हो और प्रस्तावित करती है लोकसभा। उसके बाद आरबीआई में जमानत के तौर पर 15,000 रुपए भरने होंगे। अगर वह कुल मतों का 1/6 मत नहीं ला पाया तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। इसी को बोलते हैं जमानत जब्त, और ये हर केस में है जमानत, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, किसी का भी हो, इसी को बोलते हैं जमानत जब्त। 1/6 चाहिए कम से कम टोटल वोट का। ये क्लियर हुआ? अभी मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना हो तो क्या क्या अर्हताएं हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपने सारी कंडीशंस फुलफिल कर ली और आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए। अब आपको वोट कौन करेगा? क्या हम भारत के राष्ट्रपति को वोट करते हैं? आपने कभी किया है? नहीं किया, लेकिन हम करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। क्यों? क्योंकि हमारा देश गणतंत्र देश है। मैंने प्रस्तावना में पढ़ाया था, गणतंत्र, रिपब्लिक। रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है? जिस देश का मुखिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है उसे गणतंत्र कहते हैं। यानी निर्वाचित होना। क्या हमारे देश में वंशानुगत व्यवस्था है ब्रिटेन की तरह कि रानी, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसा है? नहीं। हमारे देश में चुनाव होता है, निर्वाचन। इसी को गणतंत्र की निशानी कहा जाता है। तो हमारा देश का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, लेकिन निर्वाचित कौन करता है? हम, अप्रत्यक्ष रूप से। हम जिनको भेजेंगे वही राष्ट्रपति को चुनेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन राष्ट्रपति को वोट करता है। जो जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं उनका एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, यानी निर्वाचन मंडल। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, आइए देखते हैं उसका निर्वाचन मंडल। इसको भूलना नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संसद
में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा के। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, भूल मत जाना शब्द है निर्वाचित, यानी लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे मनोनीत, वो नहीं लेंगे, अब तो है ही नहीं खैर। और राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते थे खेल कला साहित्य इन पर, वो भी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे, वो भी भाग नहीं लेंगे। जिनको हमने भेजा है तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, पहली बात। अब उसके बाद आ जाइए स्टेट पर। स्टेट में होता है राज्य विधानमंडल, और राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। विधान परिषद के कभी भाग नहीं लेते। आइए 28 राज्यों में विधानसभा है, तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा 28 राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब आ जाइए केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, इनके निर्वाचित सदस्य, क्योंकि इनमें भी तो विधानसभा है जो जनता चुनती है। अब आपको याद कैसे होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, क्योंकि यूपीएससी में भी कथन दे देंगे और पूछ लेंगे, एनडीए सीडीएस में पूछा जाता है और छोटे मोटे एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल को हम 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। संघ में क्या है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, उसके निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद नहीं, विधानसभा को हम भेजते हैं डायरेक्ट, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य हमारे द्वारा चुने नहीं जाते हैं, अभी इतना याद रखना। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। और केंद्र शासित प्रदेश 3 में ही विधानसभा है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, इनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, बस। अब देखिए कि पहले दिल्ली और पुदुचेरी के जो सदस्य थे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे, लेकिन 1992 में 1992 में 70वां संविधान संशोधन हुआ, 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुदुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की जगह दे दी गई। दिल्ली, यहां दिल्ली नहीं लिखा हुआ है, दिल्ली और पुदुचेरी के दिल्ली और पुदुचेरी के विधायकों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिल गई। तो यह भी प्रश्न आ सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए किस संविधान संशोधन से व्यवस्था की गई। तो होता 70वां संविधान संशोधन 1992, बेसिक है बिल्कुल। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली पुदुचेरी को 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जगह मिली। क्लियर है, यह राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है और यही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। बेसिक सी जानकारी है। आइए देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता। सबसे पहले है कोई भी मनोनीत सदस्य। लोकसभा में 2 होते थे, राज्यसभा में 12 होते हैं, ये मनोनीत सदस्य कभी भाग नहीं लेंगे। विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय मनोनीत होता था, ये भाग नहीं लेगा। तो मनोनीत सदस्य कभी भाग नहीं लेंगे। और राज्य में होती है एक विधान परिषद, एमएलसी, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं। उसमें टीचर वोट करते हैं, सिलेक्टिव, ग्रेजुएट्स वोट करते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत के सदस्य वोट करते हैं, एमएलए वोट करते हैं, वो भी वोट में भाग नहीं लेंगे। तो मनोनीत और राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। आइए डायग्राम से जानते हैं। तो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, स्टेट के विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर और दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मनोनीत कभी भाग नहीं लेंगे और विधान परिषद के सदस्य कभी भाग नहीं लेंगे। इसको आपको याद रखना। यहां तक एकदम क्लियर है या नहीं है? तो बेसिक सी जानकारी थी, आज राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। उसके बाद राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। आइए बात करते हैं राष्ट्रपति को वोट कैसे कैसे पड़ते हैं। तो एमपी और एमएलए तो वोट करते हैं। तो एमपी और एमएलए जब वोट करते हैं
तो उसके वोट का एक वैल्यू होती है, उसके मत का एक मूल्य होता है, वो हमें जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक सांसद ने वोट किया तो राष्ट्रपति को उसके मत का मूल्य जाता है कि एक मत का मूल्य 50 है या एक विधायक के मत का मूल्य 40 है, तो 40 और 50 जाएगा राष्ट्रपति के पास। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक विधायक के मत का मूल्य। अगर मैं बात करूं नॉर्मल सी बेसिक सी बात करूं तो बताइए किसके मत का मूल्य ज्यादा होगा? तो किसके मत का मूल्य ज्यादा होगा बताइए? सांसद, क्योंकि सांसद बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और विधायक के मत का मूल्य कम होगा। लेकिन यहां से कितनी बार यूपीएससी में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो ये फॉर्मूला, लेकिन अलग अलग जगह पर प्रश्न पूछा गया है। चलिए देखते हैं विधायक के मत का मूल्य का फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालोगे आप विधायक के मत का मूल्य? तो वो है सबसे पहले राज्य की कुल जनसंख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी राज्य के कुल जनसंख्या, यानी मैं एमएलए का बता रहा हूं, और एमएलए कहां होता है? राज्य में। तो जिस राज्य का एमएलए है उस राज्य की एमएलए की कुल जनसंख्या को भाग दे दो उस स्टेट के टोटल निर्वाचित विधायकों से, तो निर्वाचित विधायकों की कुल जनसंख्या, और नीचे गुणा कर दो 1000 का। क्लियर है? जिस राज्य के विधायक के मत का मूल्य निकाल रहे हो उस राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई टोटल विधायक जो निर्वाचित है गुणा 1000। देखते हैं उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश का लेते हैं। उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य क्या होगा, यानी वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए ऑफ उत्तर प्रदेश। देखो मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1 करोड़ है, एक करोड़ है, 1 करोड़, और उत्तर प्रदेश में कुल विधायक कितने? 403 सीटें, गुणा अब 1000 करोगे। अभी 1000 क्यों किया? क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ी होती है राज्य की। अगर 1000 नहीं करेंगे तो मत का मूल्य इतना बड़ा निकल के आएगा कि निर्वाचन आयोग खोपड़ी पकड़ लेगा, यार इतना कैसे करें। तो इसीलिए नीचे 1000 से भाग होता है। 3 से 3 जीरो से 3 जीरो काट लीजिए और 403 से भाग दे दीजिए। कितने का? 1 2 3 4 5, यानी 1 10 100 1000 10,000, 10,000 का 1 10 100,000। तो देखते हैं 10,000 का भाग देकर, 10,000 का भाग दें हम, मान लीजिए किससे? 403 से, तो करीब करीब 24 निकल कर आया, यानी करीब करीब 24। तो उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत का मूल्य 24 निकल कर आया। तो क्या उत्तर प्रदेश के दूसरे विधायक का भी मत का मूल्य 24 आएगा? हाँ आएगा। क्या तीसरे विधायक का भी मत का मूल्य 24 आएगा? बिल्कुल आएगा। उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों का मत का मूल्य समान आएगा। क्यों? समान जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, और विधायकों की जो टोटल निर्वाचित सदस्य हैं उनकी एक फिक्स वैल्यू है। तो ये है। क्या हर राज्य के एमएलए के मत का मूल्य बराबर आएगा? नहीं, हर राज्य के एमएलए का मत का मूल्य बराबर नहीं आएगा। क्यों? ये इसीलिए है कि हर राज्य की अलग अलग जनसंख्या है, उसकी सीटें अलग अलग है। पहली बात याद रखना, यही पूछा जाएगा, कथन दे देंगे कि एक राज्य के एमएलए के मत का मूल्य दूसरे राज्य के एक एमएलए के मत के मूल्य बराबर होता है। क्या ये सही है? नहीं। क्या एक राज्य के 2 एमएलए के मत का मूल्य सही होगा, बराबर होगा? हाँ। चलिए यहां से क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सांसद के मत का मूल्य। अगर आपको एक एमपी के मत का मूल्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले सांसद के मत के मूल्य का एक फॉर्मूला होता है, सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों के मत का मूल्य। सोचो, इसका बोल रहा है भारत में जितने भी विधायक हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर को मिलाकर, इंडिया में जितने भी विधायक हैं इलेक्टेड, उनके मत का मूल्य, सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायक के मतों का मूल्य है या नहीं है? जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश के निकालें तो यूपी के एक विधायक का मत का मूल्य कितना था? 24, और 24 को गुणा कर दें हम 403 से, 403 ही सीट तो हैं, तो आपको विधायक के उत्तर प्रदेश के कुल विधायकों के मत का मूल्य पता पड़ जाएगा। और कितना निकलेगा? 24 गुणा 403, तो ये निकल गया 9,672। 9,672।
ऐसे ही आप अन्य राज्यों का भी निकालोगे और उसको टोटल कर दोगे, और टोटल करने के बाद मान लीजिए टोटल सभी विधायकों के सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों के मत का मूल्य मान लीजिए 1,00,000 आया, 1,00,000 आया, और उसको भाग दोगे आप निर्वाचित सांसदों की संख्या। निर्वाचित सांसद कितने? 543 तो किसमें है? लोकसभा में, प्लस 233 हैं राज्यसभा में, उसको भाग दे देंगे तो कितना हुआ ये, आइए देखते हैं। तो अगर हम बात करें 1,00,000 की, 1,00,000 भाग दें हम कितने से? 3 और 3 6, 7 और 6, 7 7 6 से, तो ये आया 128, 128, यानी एक सांसद का मत का मूल्य 28 होगा। एक सांसद के मत का मूल्य कितना होगा? 28, कितना? 128, 128, और हर सांसद के मत का मूल्य 128 होगा। तो सभी सांसदों के मत का मूल्य एक बराबर होता है। विधायक के मत का मूल्य एक राज्य के का बराबर होगा सबका, अलग अलग राज्यों के विधायक का मत का मूल्य अलग होगा, एक सांसद और एक विधायक के मत का मूल्य अलग अलग होगा। यहां से आपको इतना जानना पड़ेगा, बेसिक सा है यार, कुछ है क्या? नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोबारा वीडियो को देख सकते हो, दोबारा वीडियो को देख सकते हो, एक ही बार में समझ में आ जाए। और ये याद होना चाहिए, एग्जाम में फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा पर पता होना चाहिए। चलिए, तो हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल पढ़ा, कौन कौन वोट करता है, कैसे कैसे कटता है, और उसके बाद देखा विधायक और सांसदों के मत का मूल्य। अब आइए देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। सबसे पहले याद रखना, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो मत पत्र पर होता है, बैलेट पेपर पर। याद रखना, ईवीएम मशीन पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही चुनाव नहीं होता है, एकदम क्लियर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दीजिए। तो मत पत्र पर, पेपर पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सांसद विधायक इनका चुनाव होता है ईवीएम मशीन पर, ठीक है, याद रखना। और जो सांसद और विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं उनके पास एक पेपर होता है जिसको बोलते हैं बैलेट पेपर। अब बैलेट पेपर पर याद रखना वरीयता के आधार पर चुनाव होता है। जैसे ये मान लीजिए एक पेपर है और 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं चुनाव में, कितने? 4 उम्मीदवार, ए बी सी और डी, और मैं वोटर हूं, मान लीजिए मैं सांसद हूं, मैं वोटर हूं V1। मैंने पहली वरीयता बी को दी कि मेरे हिसाब से बी अच्छा है, वही राष्ट्रपति बनना चाहिए। दूसरी वरीयता मैंने सी को दी, तीसरी डी को, और चौथी ए को। मेरे हिसाब से ए बेकार है, ये राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए, सबसे कम चॉइस इसको दी। चॉइस देना, वरीयता देना। तो वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन कोई सांसद वरीयता देने के लिए बाध्य नहीं है कि वो देगा ही देगा। क्लियर है या नहीं है? लेकिन वरीयता देते हैं व्यवहारिक तौर पर, याद रखना, इससे इलेक्शन कमीशन का काम आसान हो जाता है। तो वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उसके बाद बैलेट बॉक्स का प्रयोग होता है। जब वो वोट दे देते हैं तो बैलेट बॉक्स होता है, एक मत पेटी, उसमें डाल देते हैं। मत पेटी हो गया, इलेक्शन कमीशन सारी मत पेटियों को उठाकर इलेक्शन ऑफिस में ले जाता है दिल्ली में। उसके बाद देखते हैं क्या पूर्ण बहुमत मिला है किसी को या नहीं मिला है, यानी पूर्ण बहुमत के द्वारा होता है। पूर्ण बहुमत क्या होता है? कुल मत, अभी इतना रखिए, जिसको निर्वाचन कोटा भी कहते हैं, कि किसको निर्वाचन कोटा मिला है, कुल मत डिवाइडेड बाई 2 + 1, यानी इसका मतलब क्या हो गया? 50% + 1। पूर्ण जितनी वोट पड़ी है उसका आधे से एक ज्यादा, इतना निर्वाचन कोटा चाहिए राष्ट्रपति को। सोचिए एमपी एमएलए में क्या होता है, एक सीट है, 5 सांसद खड़े हुए चुनाव में, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिली वो जीत गया, खत्म। राष्ट्रपति के केस में नहीं है ऐसा। मान लीजिए 1000 वोट पड़ी हैं, 1000 वोट टोटल 4 उम्मीदवारों को, तो इसका 50% + 1 चाहिए, यानी 501 या इससे ज्यादा वोट चाहिए एक के पास, जब वो राष्ट्रपति बनेगा। और मान लीजिए किसी को नहीं मिला, मान लीजिए एक को 501 एक ही बार में मिल गया, तो वो बन गया राष्ट्रपति। मान लीजिए 501 चारों में से किसी को नहीं मिला, किसी को मिला
300, किसी को 400, पूर्ण बहुमत नहीं मिला, निर्वाचन कोटा नहीं मिला, तब क्या होगा? तो उसके लिए एक प्रक्रिया है, एकल संक्रमणीय पद्धति, बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा चुनाव होगा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला फेज का चुनाव होगा, किसी को निर्वाचन कोटा नहीं मिला, पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो दूसरा चक्र चलेगा और सबसे कम जिसको वरीयता दी जाएगी उसको इलेक्शन से बाहर कर देंगे, उसकी वोट ट्रांसफर होती रहेंगी और वो जब तक ट्रांसफर होती रहेंगी जब तक एक को पूर्ण बहुमत नहीं मिल जाता। अब इसकी प्रक्रिया काफी लंबी है जिसको हम कल बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और किसी भी बच्चे को बैच चाहिए तो आप बैच भी ले सकते हो, केवल 799 में बेसिक सा है। तो इसको हम कल बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज सभी बच्चे, आज के लिए इतना ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और शशांक आईएएस जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कीजिए। तो शशांक आईएएस एप्लीकेशन पर इंडियन पॉलिटी चल रहा है केवल 799 रुपए में, इतने में आप पढ़ सकते हैं। फ्री में भी, जो आर्थिक तौर पर कमजोर है वो फ्री में देख सकते हैं, लेकिन सारी वीडियोज नहीं मिल पाएंगी आपको। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगा। कल हम चुनाव और उसकी आगे की प्रक्रिया पढ़ाएंगे, क्योंकि इंटरनेट थोड़ा कमजोर है तो ज्यादा लंबी क्लास नहीं बन सकती। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत।